बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे स्थिर विद्युत की, और आज हमारी एक और नई क्लास। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं ना, उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या करा था। पिछली क्लास में हमने ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ना, एक कूलम का नियम लिखा हुआ है। इस कूलम के नियम पर हमने बहुत सारी चर्चा करी थी। हमने बोला था कि F बराबर होता है सर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये कूलम के नियम का सूत्र होता है। अच्छा, अब यहां पर इसमें हमने देखा था ये F परिमाण होता है और K क्या है? K नियतांक होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये बीच में माइनस का चिन्ह नहीं लगाया ना, ये मल्टीप्लाई ना लगाते हुए डैश लगा देते छोटा सा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि K किस पर निर्भर करता है। तो सर K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, माध्यम पर निर्भर करता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये वायु की या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना देखा था? ये देखा था 8.85 गुणा 10 की घात -12। वहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर को उल्टा कर देंगे तो कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? चल ओके सर, तो ये सब कुछ तो हमें पता चल गया था। अब हमने इसमें क्या देखा था कि एप्सिलॉन नॉट अगर अन्य माध्यम के लिए एप्सिलॉन लिखेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। चलिए बिना समय खराब किए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले और इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया? इस चैप्टर में हमने विद्युत आवेश पढ़ लिया। अब हम कूलम के नियम पर आ चुके। कूलम के नियम को हम और बेहतर तरीके से और बेस्ट पॉसिबल तरीके से समझ रहे हैं। अब उसी के अलावा हमें और क्या करना है? हमें विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, आगे चल के विद्युत बल रेखाएं पढ़नी है, गाउस का नियम पढ़ेंगे हम, और साथ ही साथ हम स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, विभव देखेंगे, समविभव पृष्ठ देखेंगे और विद्युत द्विध्रुव देखेंगे ना। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है। चलिए, तो आज की क्लास में कूलम का पहले सदिश रूप देख लेंगे, फिर सदिश रूप समझ में आ जाएगा तो अध्यारोपण का सिद्धांत देख लेंगे ना। एकदम आसान सी बात होती है। फिर आवेशों की या आवेशित कणों की साम्यावस्था देखेंगे और भी महत्वपूर्ण उदाहरण करने वाले हम आज की क्लास में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कूलम के नियम का सदिश रूप। तो सदिश रूप क्या कहता है? देखो, अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है। देखो, ये अभी बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ सदिश रूप क्या होता है, बाकी इसका एक अलग ही तरीका सिखा दूंगा मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर मान के चलो मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर भी एक और पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है, तो क्या होगा सर? ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब कि अगर मान के चलो मैंने बोला है ना, अब ध्यान समझो, सदिश रूप है, तुमको सदिश रूप में लिखना पड़ेगा। मैंने बोला कि यार ये ए बिंदु पर रखा हुआ था। देखो, ये तो वैसे बिंदु आवेश है ना, अभी बताने के लिए मैं तुम्हें बड़े बड़े आवेश बताती, लेकिन है क्या वास्तविकता में? वास्तविकता में तो सर ये छोटे छोटे बिंदु आवेश, यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। तो अगर मैंने इस बिंदु आवेश को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और ये जो स्थिति सदिश होगा ये आर सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर सदिश। तो कहीं ना कहीं से मुझे बताना पड़ेगा कि किस दिशा में है। सर ए से बी की तरफ मैं दूरी माप रहा हूं, बी से ए भी माप सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। ये स्थिति सदिश आर सदिश कहलाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ू उससे पहले कूलम के नियम का सदिश रूप जो एनसीईआरटी में भी दिया, वो भयावह तरीके से दिया हुआ। उन्होंने दो आवेश, एक यहाँ माना है, एक यहाँ माना है, इधर एक सदिश दिखा, इधर सदिश दिखा, इधर की तरफ बल लगाए है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यार वो सब दो विमाओं में करने से कोई मतलब नहीं है। आप उसको आसान तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, चल तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। सर अगर मैंने बोला कि अच्छा सर 1 2 बोल देते तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। ये 1 आवेश है, ये 2 आवेश है। अब मैंने तुमसे पूछा कि अगर मैं देखूं कि 2 पर बल कहाँ लग रहा है, तो सर 2 पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे फोर्स F2, मतलब कि फोर्स 2 पर पहले के कारण है ना, फोर्स दूसरे पर पहले के कारण, तो इसे F21 लिखेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से चलो पहले मैं F21 को सदिश रूप में लिखकर बताता हूं, है ना। तो सदिश रूप हम पढ़ रहे क्योंकि, तो F21 जो होगा, अब देखो सदिश रूप में क्या होता है? सदिश मतलब क्या होता है? दिशा और परिमाण। दिशा तो वही रहने वाला है सर परिमाण तो वही रहने वाला है K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ये परिमाण रहने वाला। अब दिशा क्या रहेगी? दिशा जो रहेगी वो F21 की जो दिशा है, क्या वो R सदिश की दिशा में?
आर सदिश का है सर, आर सदिश इस दिशा में, F21 भी इसी दिशा में, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यह आर कैप हो गया। किसकी दिशा हो गई? आर कैप की। आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़ा था, तो वैसे ही आर कैप कोई इकाई सदिश होगा या कोई दिशा बता रहा है हमें सदिश, तो आर कैप की दिशा में F2 है। तो बस अब हम चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर तो लिखा हुआ है बेटा, आर कैप है ना, आर कैप है, मतलब ये आर में दिशा है, ये केवल तो दिशा को क्या लिख सकते हैं? आर सदिश बटे में उसका परिमाण, इसलिए बोला था थोड़ा सा सदिश रिवाइज करके आना। ठीक है, क्या होता है? दिशा क्या होती है? सदिश बटे में उसका परिमाण। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर क्यूब बन जाएगा ये, और यहाँ पे आर दिशा सदिश आ जाएगा F21। ये कौन सा बल आ गया? F21। मतलब आप चाहो तो लिख लो बल दूसरे पर पहले के कारण। अब इसी प्रकार से अगर मैं चाहूं तो F12 भी लिख सकता हूं। अच्छा, 1-2 पर बल का आएगा, 1 पर बल दूसरे के कारण, तो वो इस तरफ आएगा, बोलो हाँ है ना? हाँ सर, वो इस तरफ आएगा। तो यहां पर अगर बल इस तरफ आएगा तो हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटे में आर का स्क्वायर। अब दिशा क्या है? दिशा है सर माइनस आर कैप। क्या है दिशा? माइनस आर कैप। माइनस क्यों कर दिया? ये आर सदिश इस तरफ है, बल लग रहा है विपरीत दिशा में, बल लग रहा है, तो विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो F12 ये इस दिशा में, तो ये आर सदिश की विपरीत दिशा में ना, आर सदिश जो है वो इस तरफ है, बल इस तरफ लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दिया। या आप ऐसा वैसा स्कूल में भी लिख कर आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? F12 सदिश जो होगा ये पूरा माइनस साइन आगे आ जाएगा, के Q1 Q2 बटे में आर सदिश बटे में आर क्यूब, जैसे इधर किया आर, ये आर कैप जो था उसे लिख सकते हैं आर सदिश बटे में आर का परिमाण, और फिर मल्टीप्लाई करके वही हो गया, मतलब होगा वही सब कुछ, बट बस दिखाना मैं ये चाहता हूं कि इसकी जो दिशा है वो दूसरे की नेगेटिव आई है। या F21 सदिश जो होगा, सॉरी F12 सदिश जो होगा, वो देखो यार ये क्या है? ये परिमाण, ये जो सदिश में अगर मैं नेगेटिव साइन डाल दूं तो F21 सदिश बन जाएगा, तो नेगेटिव F21 सदिश बन चुका है। या F12 सदिश प्लस F21 सदिश जो होगा वह शून्य होगा। मतलब कुल मिला के कहानी यह है कि यहाँ पर हम सदिश रूप से ये भी दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। यह दोनों आंतरिक बल है। कैसे बल है? यह आंतरिक बल है, आंतरिक बल है, ठीक है, आंतरिक बल है, और उसके बाद में न्यूटन के तृतीय नियम का अनुसरण करते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम का अनुसरण करते कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये दोनों वस्तुओं पर, जैसे हमें एक्शन रिएक्शन फोर्सेस पता है कि अगर सर आपने यहाँ पे टेबल पर जोर लगाया तो टेबल आप पर बल लगाएगी, हम बैठे हैं सर तो हम नीचे बल लगा रहे तो जमीन हम पे ऊपर बल लगा रही है, तो वैसे ये दो आवेश है, ये वाला आवेश इस पे इधर बल लगा रहा है तो ये वाला आवेश इस पर इस तरफ बल लगाएगा, तो दोनों पे जो बल है वो विपरीत दिशा में है। यह एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्रिया अभिक्रिया बल हो गए, तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम का भी अनुसरण करते हैं, ठीक है। और यहां पर जो बल होगा F21 जो होगा वो F12 के नेगेटिव टाइम्स होगा। आ गई बात समझ में? चलो, तो बस यही सदिश रूप में हमें पढ़ना होता है, बस हमें मेन ये देखना था कि यहाँ पर जो दिशा है वो कैसे लिखेंगे। तो दिशा देखो, अब अगर ये तो मैंने थोड़ा स्कूल के हिसाब से भी बताया क्योंकि स्कूल में भी पूछते हैं ऐसा कैसा। बाकी अगर मान के चलो कॉमन सेंस की बात करते, अगर मैं तुम्हें ये नहीं पढ़ाया होता तो क्या मैं ऐसा बोलता तो तुम्हें समझ में आ जाती कि यार यहाँ पर ये बल लग रहा है तो ये एक आवेश, तो इस पे बल इस तरफ लग रहा है, तो सर हाँ समझ में आ जाता, परिमाण लिखना सीख लिया के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, और दिशा हमें समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो बस वही वाली बात यहाँ पर समझनी थी। चलिए, तो अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी पर बेस हमें दबाकर क्वेश्चंस करने ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हमें इस पे ही करने होंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर मान के चलो हमारे पास कोई भी एक आवेश है और इस आवेश पर, ये मान के चलो आवेश कैपिटल Q, ठीक है, इस पर एक आवेश इधर से Q1 रखा हुआ है, इधर की तरफ इधर Q2 आवेश रखा हुआ है। अभी मैं कम ही रख रहा हूं ताकि हमें बस मुद्दा जो है वो समझ में आ जाए, और एक आवेश इधर Q3 रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं
कि कैपिटल क्यू पर बल क्या क्या लग रहे हैं। तो आप बोलोगे सर कैपिटल क्यू पर यहां पर ये स्मॉल q1 एक इस दिशा में इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगाएगा, है ना। ये दूरी को हमने r1 सदिश बोल दिया। क्या बोल दिया? r1 सदिश बोल दिया। एक बल यहां पर ये q2 लगाएगा, इस दूरी को हम r2 सदिश बोल देते हैं। और एक बल, अगर सारे को कुछ नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव मानना है ना, एक बल इस दिशा में लगेगा, मतलब कि सर यह एक r3 सदिश होगा। ठीक है, कौन सा सदिश हो जाएगा? r3 सदिश हो जाएगा। तो अब इस पे अगर मैं देखूं यहां पर तो कितने बल लग रहे हैं सर? एक बल जो है वो इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, इस बल को मैं F1 बल बोल देता हूं, इस बल को मैं F2 बल बोल देता हूं और इस बल को मैं F3 बल बोल देता हूं। ठीक है, तीन बल लग रहे कैपिटल क्यू। तो क्या तीन से ज्यादा भी लग सकते हैं? बिल्कुल तीन से ज्यादा भी लग सकते थे, 4, 8, 10, 15 कितने भी बल लग सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। Q1, Q2, Q3, Q4 कितने भी बल लगा सकते, कितने भी आवेश रखे जा सकते। तो अगर यहां पर एक से ज्यादा आवेश हो गए सर या दो से ज्यादा आवेश हो गए तो यहां पे हम परिमाणी बल कैसे निकालेंगे? परिमाणी बल एफ नेट कैसे निकालेंगे? परिमाणी बल क्या होगा? तो परिमाणी बल निकालने के लिए हमें इनको सदिश रूप से जोड़ना होगा, F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश। और अगर अभी यहाँ पे तीन है तो ठीक है, और ज्यादा भी होते तो Fn सदिश तक जोड़ सकते थे, जितने होंगे उन सबको जोड़ना होगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है कि आप एक आवेश पर दूसरे आवेशों द्वारा लगाया गया बल सदिश रूप से जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो? सदिश रूप से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो सर ये तो इतना गंदा है, ये तो एक बार इधर लग रहा है, एक बार इधर लग रहा है, एक बार इधर लग रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? नहीं 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 मेरे भाई, ये एग्जाम्पल था। ये क्या है? एग्जाम्पल है। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो तो अलग रहेगा, है ना। उसमें ऐसा तो ना कि इतने खतरनाक तरीके, उसमें कुछ कोण होगा, 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, तो हम आराम से परिमाणी निकाल देंगे। या हो सकता है 180 का डिग्री का कोण हो जाए, 0 डिग्री का कोण। तो बस कुल मिला के कहानी है कि यह अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहना चाहता है कि हमें कल को कभी भी एक आवेश दिया है, उसके आसपास बहुत सारे आवेश रखे हुए, तो तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस आवेश से इस आवेश पर कितना बल लगाया जा रहा है वो देखो, किस दिशा में लगाया जा रहा है, ये इस पे बल किस दिशा में लगा रहा है, ये वाला आवेश इस पर किस दिशा में बल लगा रहा है। अब इन तीनों का परिमाणी निकाल लो। क्या निकाल लो? परिमाणी। दो है तो दो का परिमाणी, एक है तो एक का, मतलब एक तो वही परिमाणी हो जाएगा ना, दो से ज्यादा होंगे तो परिमाणी निकालकर आसानी से कर सकते। क्लियर है कहानी बेटा? तो अब इसी पर जो दो बातें पढ़ी, इसी पर बेस अब क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। चलो, तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जिस प्रकार का क्वेश्चन लेने वाले वो होता है कणों की साम्य अवस्था वाला, है ना। मतलब कणों की साम्य अवस्था कैसे आ सकती है। तो अब इसमें न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा आते हैं ना, कूलम के नियम पर ज्यादा तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो कणों की साम्य अवस्था पे पहले प्रकार का न्यूमेरिकल अब हम देखने जा रहे हैं, है ना। क्या होता है कणों की साम्य अवस्था? मतलब कि अगर हमारे पास दो कण है ना, या तीन कण है, चार कण है, तो वो साम्य अवस्था में कैसे रहे? अच्छा, साम्य अवस्था मतलब क्या होता है कि यहां पर परिमाणी बल, साम्य अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इक्विलिब्रियम। क्या होता है इसका मतलब? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम मतलब ये होगा कि नेट बल जो हो वह शून्य आए दिए गए आवेश पर। दिए गए आवेश पर नेट बल क्या है? शून्य। ठीक है, तो दिए गए आवेश पर नेट बल शून्य आएगा तो हम क्या बोलेंगे? वो साम्य अवस्था में है। जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक नहीं बहुत सारे करेंगे। सॉरी, इसमें बहुत सारे सवाल करेंगे हम, है ना। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान के चलो हमें बोला कि यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q, कैपिटल Q, इधर भी एक आवेश रखा हुआ है कैपिटल Q। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जाएगा तीसरा आवेश कहां रखा जाए ताकि
उस पर एफ नेट शून्य या परिमाणी बल उस आवेश पर शून्य आ जाए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस चीज को? देखो, अब हमें क्या करना है, हमें एक और आवेश नया रखना है। कहां रखे ताकि उस आवेश पे परिमाणी बल शून्य आ जाए। तो कैसे निकालेंगे अब इस चीज को? देखो, यहां पर अब हमें रख रख कर देखना पड़ेगा ना। एक बार हम ये पहली बार सवाल कर रहे हैं तो आराम से करेंगे, थोड़ा सा एक बार हो जाएगा तो फिर हमेशा के लिए बात समझ में आ जाएगी। और ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस है, यही आपको गुरुत्वाकर्षण में मिलेंगे, यही सवाल हम यहाँ पर भी कर रहे हैं और यही सवाल हमें और बहुत सारी जगहों पर काम भी आएंगे। ठीक है, चलो, तो अगर मान के चलो मैंने बोला अगर हमें तीसरा आवेश कौन है ये नहीं बोला है ना, बस तीसरा आवेश बोल दे। तीसरा आवेश मतलब हम पॉजिटिव ही मानकर चलेंगे उसे, है ना। तो अगर मान के चलो यहां पर मैंने एक तीसरा आवेश प्लस स्मॉल क्यू रखा, तो पहले तो ये सोचना होगा कि क्या यह इस क्षेत्र में मतलब कैपिटल क्यू के इस तरफ ना, ये कैपिटल क्यू के इस तरफ, यहां इस पूरे क्षेत्र में मतलब अनंत तक, यहां से अनंत तक कभी भी साम्यावस्था में पॉसिबल होगा या नहीं। एक बार देखते हैं बेटा। सर अगर हम इसकी साम्यावस्था देखें तो देखो, ये प्लस क्यू एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भारी है। ये वाला प्लस क्यू भी इसे प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये दोनों मिलकर इसे भगाना चाहते हैं, ये दोनों मिलकर इसे भगाना चाहते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। देख, अगर मान के चल एक वस्तु है, इसी वस्तु पे दोनों बल एक ही तरफ लग रहे, तो क्या कभी परिमाणी शून्य हो सकता है? नहीं सर, कभी भी परिमाणी शून्य नहीं हो सकता। तो परिमाणी शून्य तब हो सकता है सर, परिमाणी शून्य तब हो सकता है जब एक ही वस्तु पर एक बल इधर लगे, एक बल इधर लगे, तब परिमाणी शून्य हो सकता है। या दो बल लग रहे तो उनका परिमाणी, दो बल का परिमाणी और तीसरा बल उनकी विपरीत दिशा में, तभी नेट शून्य हो सकता है। तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, यहां रख कर देखते हैं। यहां रखने पर भी सर ऐसा ही कुछ होगा, ये कैपिटल क्यू इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला कैपिटल क्यू भी इसे प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये दोनों इसे भगाना चाहते, तो इधर भी साम्यावस्था संभव। अच्छा, बीच में कहीं रखते हैं, बीच में कहीं, हाँ सर रख के देखते हैं। ये कैपिटल क्यू क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा। ये कैपिटल क्यू है, ये भी इसे प्रतिकर्षित करेगा। हाँ सर, दोनों इससे नफरत करते हैं, दोनों भगाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की नफरत बराबर है, तो इसलिए वो एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर वो क्या रहे, साम्यावस्था। क्लियर है? हाँ सर, बीच में रखेंगे, बिल्कुल बीच में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, r, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, r, तो आप ये बता सकते हो कि सर इसे हम r/2 पर रखेंगे तो बात बन जाएगी। कहां पर रखेंगे, r/2 पर रखेंगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि सर दोनों आवेश बराबर है, दोनों बल बराबर रखाएंगे, तो यहाँ पे r/2 पर साम्यावस्था आ जाएगी। कहां पर आएगी, r/2 पर साम्यावस्था आ जाएगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैंने और अपडेट कर दिया, मतलब और बेहतर बना दिया, कैसे बेहतर बना दिया मैंने इसी क्वेश्चन को, तो ये समझ में आ गया है ना, r/2 पर, क्योंकि सर ये आवेश क्यू है, ये वाला आवेश भी क्यू है, बराबर आवेश, तो बराबर दूरी पर रखेंगे तो साम्यावस्था में रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसी क्वेश्चन को और बेहतर बनाया, मैंने बोला कि यहां पर एक Q1 आवेश रखा हुआ है, यहां पर एक Q2 आवेश रखा हुआ है, इन दोनों के मध्य दूरी r है। अब बताओ कि यहां पर तीसरा आवेश कहां रखा जाए, अब बताओ कि यहां पे तीसरा आवेश कहां रखा जाए ताकि वह साम्यावस्था में रहे। आई रही बात समझ, तीसरा आवेश कहां रखा जाए ताकि वह साम्यावस्था में रहे। तो सर अब हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि अब r/2 दूरी थोड़ी ना होगी मेरे प्यारे, क्यों, क्योंकि सर एक Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहां पर अगर मुझे परिमाणी 0 करना है तो कहां पर रखूं मैं, तो ये सोच सकते हैं क्या, सोच लेते हैं एक बार। देखो, अगर मान के चलो ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, यहां पर कहीं रखा, यहां पर कहीं रखा, जो Q1 से x दूरी पर है, क्या बोल रहा हूं मैं, Q1 से x दूरी, सवाल सेम है, Q1 से x दूरी पर Q आवेश रखा जाए, तो अब अगर Q दूरी पर रख रहे तो क्या होगा, यह सोचते हैं, है ना, सॉरी x दूरी पर रख रहे Q को, तो क्या होगा ये सोचते हैं। अच्छा,
अब ये x का मान कितना आएगा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे अभी हम। वैसे थोड़ी सी कुछ कॉमन सेंस की बातें कर लेते हैं। ये बताओ यार कि ये h का मान जो है अगर Q1 का मान Q2 से बड़ा है ना, देखो थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, क्या करूं कि सब ऐसे ही रटा दो सर, क्या रखा है कॉमन सेंस में सर, आप तो फॉर्मूले बता दो हम याद कर लेंगे, करे कुछ कॉमन सेंस की बात। देखो मान के चलो यहां पर एक Q1 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे एक Q2 आवेश रखा हुआ है। अब यहां पर एक आवेश रख रहे हैं जो कि यहां से R1 दूरी पर और यहां से R2 दूरी पर है, ठीक है। और ये आवेश साम्य अवस्था में है, मतलब इस आवेश पर Q पर F नेट 0 है। तो अब यदि मैं बोलूं Q पर F नेट 0 है, यदि मैंने बोला कि Q1 बड़ा है Q2 से, Q1 बड़ा है Q2 से, तो R1 बड़ा होगा R2 से, R2 बड़ा होगा R1 से, ये बताओ। अगर Q1 बड़ा है Q2 से तो R1 बड़ा होगा R2 से, R2 बड़ा होगा R1 से, बताओ 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 बताओ, सोचो। अगर Q1 आवेश ज्यादा है तो R1 छोटा होगा R1 से, क्यों? मतलब यहां पर दूरी अगर Q1 आवेश, ये मान के Q1 आवेश बहुत बड़ा है तो यहां से ये R1 की दूरी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि देखो यार एक बड़ा आवेश है ना, अब वो बड़े आवेश का जो बल है वो तो बहुत दूर तक लग पाएगा, लेकिन छोटे आवेश का बल छोटी दूरी पर ही कम हो जाएगा। तो यहां पर हमें पता है कि सर जो बल होता है वो व्यक्त क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। क्लियर? तो यहां पर अगर हमें यहां पर इस Q1 आवेश के कारण देखना है, तो Q1 आवेश से ज्यादा दूरी और Q2 आवेश से कम दूरी पर रखेंगे तो वह साम्य अवस्था में आ जाएगा। वैसे ऐसा सवाल कभी नीट में आया नहीं है, वैल्यू ही पूछते वो तो 99% टाइम्स, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फील दिलवाना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर सर ये बड़ा आवेश है तो हमारे पास क्या है, देखो F बराबर के क्यू बटे में R स्क्वायर, के क्यू बटे में R स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां पर अगर ये R बड़ा है, या सॉरी Q बड़ा है, Q क्या है, बड़ा है, तो यहां इससे दूरी भी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी यार, है ना, मैंने यहाँ थोड़ा सा साइन उल्टा लगा दिया। हाँ, कि R1 से दूरी भी ज्यादा, मैं बोल सही रहा था, चिंता मत करो, मैं बोल सही रहा था कि Q1 से ज्यादा दूरी पर रखना होगा, है ना। तो यहां से Q1 से ये जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर वो ज्यादा दूरी तक बल लगा पाएगा और Q2 से कम दूरी पर ही वह बल उतना हो जाएगा। देखो ऐसा है कुछ, कुल मिलाकर ऐसा है क्या कि मान के चलो तुम्हें कोई बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है और एक कोई तुम्हें बहुत कम प्यार, तो जो ज्यादा प्यार कर रहा है उससे तुम ज्यादा दूर चले जाओ तो भी प्यार बना रहेगा। लेकिन अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम बस हाय हेलो करते हो, अगर वो तुम्हें 2 दिन ना दिखे तो क्या होगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन एक दोस्त है जिससे तुम रोज मिलते हो, उसके साथ ही बैठ रहे हो, उसके साथ ही टिफिन खा रहे हो, सब उसके साथ ही हो रहा है, तो क्या हुआ भाई, दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है सर। तो दोस्ती अगर गहरी है तो ज्यादा दूर चले जाओगे तो भी इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कम गहरी वाली दोस्ती वाले से अगर दूर जाओगे तो वहां पर बल खत्म हो जाएगा। तो हमें साम्य अवस्था ढूंढनी है। साम्य अवस्था ढूंढनी मतलब कि वहां पर एक ऐसी स्थिति ढूंढनी है जहां ज्यादा वाले के कारण बल और कम वाले के कारण बल भी बराबर हो जाए। ये कब हो सकता है? जब कम परिमाण वाले के पास रहो और ज्यादा परिमाण वाले से दूर रहो, ताकि दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। क्लियर है बेटा? चल अब अभी हम यहां पर x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये x हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि Q2 से सर जो दूरी होगी वो r माइनस एक्स हो जाएगी? Q2 से दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि अगर एक दूरी x बोल रहा हूं, टोटल दूरी r थी, तो ये r माइनस एक्स दूरी हो जाएगी। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पर नेट बल क्या लिख सकते हैं? देखो, तो एक बल इस तरफ लगेगा, है ना, इस बल को हम F1 बोल देते, Q1 के कारण लग रहा है, तो ये बल होगा F1। मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं खेलने वाला हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिशा ऊपर बना दी है। इस प्रकार का सवाल आप कहीं पर देखोगे तो लिखते लोग F1 प्लस F2 0 होगा, फिर इसको नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं। हम कुछ नहीं, हम बिल्कुल कॉमन सेंस से खेलने वाले हैं। मेरा पूरा फिजिक्स जो तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं पूरा कॉमन सेंस पे बेस्ड होगा, पूरी इसी तकनीक पर बेस्ड होगा कि हम 2 चीजों से खेलेंगे। जब भी सदिश राशि खेलेंगे तो हम 2 चीजों से खेलेंगे, पहले दिशा बना देंगे,
उसके बाद में उसका परिमाण लिख लेंगे, दिशा दिखती है। जैसे देखो यहाँ F1 क्या हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा सर कि Q1 Q, ये वाला आवेश Q है, K Q1 Q बटे में x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछूं F2 क्या होगा, तो सर F2 जो है वो इस पे इस तरफ लग रहा है, ये F1 हो गया है, यह F2 हो गया है। तो F2 तो सर विपरीत दिशा में लग रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कि Q2 बटे Q2Q अपॉन में R माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक F1 बल हो गया, एक F2 बल हो गया। अब ये दोनों परिमाण अनुसार एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, दिशा में तो विपरीत है, मैंने देख लिया ऑलरेडी, किस तरफ लग रहा है किस तरफ लग रहा है, ये तो मैं ऊपर ऑलरेडी सीख कर आया। तो अब मुझे क्या करना है, परिमाणी बल को शून्य करना है। तो F नेट को शून्य करने के लिए मैं क्या करूंगा, F नेट मेरे लिए शून्य होना चाहिए, मतलब कि F1 का परिमाण, ये परिमाण ही लिखा है मैंने, देखो कुछ नहीं बोल रहा हूं, मतलब क्या है, परिमाण ही लिखा है। सदिश लगा दूंगा तो सदिश लिखे हुए, तो सदिश में मुझे दिशा भी लेनी पड़ जाएगी, एक नेगेटिव में लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो क्यों उलझू, मेरे को जब पता है ऑलरेडी एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में, तो ये तो फिर वही वाली होगी बेल बुद्धि वाली बात की, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, फिर भी तुम वापस से वही चीज करना चाह रहे हो, तो वही करते रहो फिर जिंदगी भर, ठीक है। तो अब हमारे पास F1 F2 का परिमाण है, एक बार वैल्यू उठा के रख देते। F1 का परिमाण था K Q1 Q बटे में R का स्क्वायर, F2 का परिमाण था K Q2 Q अपॉन में R माइनस एक्स का स्क्वायर। कहानी खत्म हो गई है, K ने K को मार दिया, Q ने Q को मार दिया, बस यही आंसर। क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया सर Q1 बटे में Q2 बराबर होगा R का स्क्वायर अपॉन में R माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्गमूल ले लेना है ना, ताकि हम ज्यादा अच्छे से इसे सॉल्व कर पाए। तो वर्गमूल ले लेते, यहां पर हो जाएगा अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q2 बराबर होगा, देखो R स्क्वायर का वर्गमूल तो R ही आ जाएगा, और x माइनस R माइनस एक्स का वर्गमूल तो R माइनस एक्स ही आ जाएगा। हमको x का मान निकालना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट Q1 इंटू R माइनस अंडर रूट Q1 इंटू एक्स बराबर होगा R अंडर रूट Q2। अब यहां से क्या लिख सकते हैं सर, हम देखो यहां से हो जाएगा, ये वाला पद जो है उसे इस तरफ भेज रहा हूं मैं, तो हो जाएगा R अंडर रूट Q1 माइनस R अंडर रूट Q2 बराबर होगा अंडर रूट Q1 इंटू एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे में से R कॉमन दिख रहा है बेटा, हाँ सर R कॉमन दिख रहा है, तो R कॉमन आ जाएगा, यहां हो जाएगा अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट Q2 अपॉन में अंडर रूट Q1 बराबर होगा x, ठीक है। तो ये सूत्र जो है ये अब आप आजीवन याद भी रख लो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार हम इस सूत्र को हाईलाइट कर देते हैं, है ना। तो ये आप सूत्र हमेशा के लिए ध्यान भी रख सकते हो, ये क्या है, x का वह मान है जिस पर स्मॉल q रखा जाए तो उस पर परिमाणी बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आसानी से हमेशा के लिए ध्यान भी रख सकते हैं। चल अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे पास x का मान आ गया, कब आया है x का मान सर, जब हमारे पास, एक बार फोटो देख लेते हैं फिर से, जब हमारे पास यहां पर हमारे पास यहां पर साम्य अवस्था की स्थिति आई, ठीक है ना। एक बार चेक भी कर लेते हैं, यहां पर हो जाएगा Q1 Q2, तो क्या था Q1 बराबर Q2 R माइनस एक्स, अच्छा एक सेकंड यार ना, हाँ वो छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ x कर दो, यहां पर भी x हो जाएगा, है ना, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, वही हम सोच रहे थे कुछ फॉर्मूला गलत सा बन गया है, ठीक है। यहां पर भी x हो जाएगा, हाँ अब सही, ठीक है। तो यहां पर x उस तरफ जाएगा, तो R अंडर रूट Q1 बराबर होगा, अरे ये फॉर्मूले से रटना नहीं है ना, मतलब ध्यान होना चाहिए कि करा क्या था हमने, Q2 प्लस अंडर रूट Q1 इंटू एक्स, या इस पूरे में से x कॉमन आ जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर R अंडर रूट Q1 बराबर होगा अंडर रूट Q1 इंटू एक्स प्लस एक्स अंडर रूट Q2, या x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा R अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q, ये x की वैल्यू आ गई, मतलब ये x वह दूरी है
जिस दूरी पर x वह दूरी है जिस दूरी पर परिमाणी बल जो होगा वह शून्य है। ठीक है, तो हम इसको अब बड़ी आसानी से बढ़िया तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक भी है ना, क्योंकि एक्चुअल में इसको याद रखने का एक एसपी स्टार है ना, मैं बताता हूँ आपको क्या है इसको याद रखने का एसपी स्टार। तो ये मतलब कि वो हमारा एसपी स्टार यहाँ लग नहीं रहा था उस सूत्र में, क्योंकि वो गड़बड़। ये आप 100% सही। ठीक है, तो क्या होता है, देखो ये कहां से सॉरी, ये दूरी कहां से, ये दूरी जो है Q1 से मापी गई है। तो Q1 से मापी गई दूरी होगी r अंडर रूट Q1 अपॉन में Q1 अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ये x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इसको याद रखने का क्या स्टार, देखो इसको याद रखने का एकदम छोटा सा ट्रिक है। जिससे भी आप दूरी देख रहे हो, जिस भी आवेश से आप दूरी देख रहे हो, किस आवेश से दूरी देख रहे हैं सर हम देख रहे हैं यहाँ पर, हम दूरी देख रहे हैं सर Q1 आवेश से। तो अगर Q1 आवेश से दूरी देख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा r अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस Q2, है ना। अगर तुमने यहीं पर ही दूरी देखी होती Q2 आवेश से, हाँ देख Q1 Q2 तो मैं बोल रहा हूँ ना, Q1 Q2 क्या है, Q1 कुछ भी हो सकता है, Q2 कुछ भी हो सकता है। तो Q1 Q2 अगर कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर वही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है। तो हमें Q1 Q2 के पदों में याद रखने से बेहतर ऐसा याद रख लो, क्या अंडर रूट Q, कौन सा Q आएगा ऊपर, जिससे दूरी देख रहे हैं, क्या स्पेस स्टार है यहाँ पे, है ना, क्या स्पेस स्टार यहाँ लिख दो क्या, चलो अगले पेज पे लिख देते हैं। देखो हम हमेशा ध्यान रखना, आगे आने वाले समय में जब भी वन उसको ही नंबर देंगे जिससे हम दूरी देख रहे हैं, या जिसमें अभी हम आगे चल के प्रकाश की पढ़ेंगे जिसमें वस्तु रखी हुई है, वन हमेशा हम उसको ही देंगे जिससे हम कार्य कर रहे हैं ना। तो Q1 क्या है, जिससे दूरी देखी जा रही है, तो वह आवेश जिससे दूरी देख रहे हैं। तो अब यहां पर इस पर ही बेस हम एक आधा क्वेश्चन कर लेते पहले। जैसे देखो ये आवेश में मतलब एक सवाल दिया, इसमें दो आवेश है, दो बिंदु आवेश नो Q और Q एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, उनके बीच तीसरा आवेश Q कहां रखा जाए ताकि निकाय साम्यावस्था में रहे। ठीक है, तो अब निकाय साम्यावस्था में रहे मतलब कि सब कोई साम्यावस्था में रहे, मतलब कि हमको आवेश कहां रखना है ये पता करना होगा। तो अब बोला है कि देखो दो ऑप्शन है, एक 9Q से रखना है, एक 9Q से रखना है, Q से रखना है, Q से रखना है। तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। हमने बोला कि सर यहाँ पे एक 9Q आवेश रखे, यहाँ पे हम Q आवेश रखे। ठीक है, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां पर ये वाला आवेश कितनी दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलो x दूरी पर रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं, x दूरी पर रख रहे हैं। तो अब ये x दूरी किससे देख रहा हूं मैं, 9Q से देख रहा हूं। तो लिखूंगा x बराबर, देखो क्या एसपी स्टार है, x बराबर कितनी दूरी है, 16, रूट कौन से आवेश से है, 9Q से, अपॉन में अंडर रूट 9Q प्लस रूट Q। बस ये हमारा जवाब आ गया, कहानी खत्म। तो कितना हो गया सर, 16 इंटू 3 रूट Q अपॉन में रूट Q, ये देखो मैं लिख सकता हूं 3 रूट Q प्लस रूट Q। तो ये एक्चुअल में रूट Q हमेशा ही कटेगा, रूट Q हमेशा ही कटेगा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो रूट Q कॉमन आ जाएगा, यहां से हो जाएगा x बराबर 16 इंटू 3 बटे में, है ना, देखो ये 3Q प्लस Q, तो ये हो गया 4 रूट Q इंटू ऊपर भी रूट Q है, तो ये कट गया हमेशा की तरह। यहां पर हो गया सर 4, तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। मतलब 9Q से 12 सेंटीमीटर और Q से दूरी पूछते तो कितनी हो जाती सर, ये x की वैल्यू है जो 9Q से आई है 12 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, और Q से कितनी हो जाती, Q से हो जाती सर 16 माइनस 12 मतलब कि 4 सेंटीमीटर। तो अगर 4 सेंटीमीटर आंसर में होता तो भी वो मेरा सही हो जाता। क्लियर है कहानी, चल तो ये एकदम आसान सा छुटकू सा सवाल। अब इसी प्रकार से और भी कुछ सवाल करने वाले हम, लेकिन उससे पहले एक और मैं सवाल आपको करवाना चाहता हूं। क्या होता है यहाँ पर,
हमने अभी जो किया, यहीं कर लेते हैं, काफी सारी जगह हमने जो किया अभी इसमें क्या था, इसमें दोनों पॉजिटिव आवेश थे। अब यदि मान के चलो हमें ऐसा बोला कि इन दोनों में ही हमारे पास ऐसा हो जाए कि सर एक पॉजिटिव हो जाए, एक नेगेटिव आवेश हो जाए, ठीक है। एक Q1 जो है वो पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव, कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और Q2 को नेगेटिव मान लो। चलो अब इन दोनों के मध्य फिर से दूरी R है। अब तीसरा कण कहां रखा जाए ताकि वह साम्य अवस्था में रहे, है ना। साम्य अवस्था के लिए तीसरा कण कहां रखा जाए, तो ये कैसे करेंगे, साम्य अवस्था के लिए तीसरा कण कहां रखा जाए। देखो अब कहां रख सकते हैं सर, क्या इनके बीच में रख दो, फिर से एक बार ट्रायल लेते बीच में रखकर। तो सर Q1 जो है इसे प्रतिकर्षित करेगा, और देखो कुछ नहीं बोला, मतलब पॉजिटिव आवेश ही रखकर देखना है, और Q2 जो है वह उसे आकर्षित करेगा। अब मामला उल्टा हो गया है, क्यों, Q1 जो है उसे प्रतिकर्षित करेगा, Q2 आकर्षित करेगा, मतलब बीच में तो ये साम्य अवस्था में रहने वाला नहीं है सर, तो ये तो बीच में तो नहीं रहेगा सर। अच्छा यहाँ पर, अच्छा अब ये बने रहने देते हैं ना, ताकि हमें पता चल जाए बीच में पॉसिबल नहीं। यहाँ पर रखकर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 इसे प्रतिकर्षित करेगा, Q2 इसे आकर्षित करेगा। हाँ, यहाँ साम्यावस्था संभव है। यहां रखकर देखते हैं, यहां रखकर देखते हैं, तो Q2 जो है, Q2 क्या करेगा सर Q2 इसे आकर्षित करेगा, सॉरी हाँ, Q2 आकर्षित करेगा क्योंकि पॉजिटिव आवेश, और Q1 वाला इसे प्रतिकर्षित करेगा। सर ये तो गड़बड़ हो गया मैम, क्योंकि अब दोनों ही जगह साम्यावस्था संभव होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है सर, दोनों ही जगह साम्यावस्था संभव हो। तो इसमें क्या होगा बेटा, अगर Q1 Q2 बराबर हो गए, Q1 Q2 बराबर हो गए, तो कहीं पर भी साम्यावस्था संभव नहीं है। और यदि साम्यावस्था संभव करवाना है तो हमें यह बताना पड़ेगा कि किसी एक आवेश का परिमाण, हमने माना Q2 का परिमाण, देखो डंडे लगा दिए, मतलब परिमाण, Q2 का परिमाण Q1 से अधिक है, Q2 का परिमाण Q1 से अधिक है, मतलब कि कौन ज्यादा प्यार कर रहा है सर, Q2 ज्यादा प्यार कर रहा है, तो साम्यावस्था कहां होगी, साम्यावस्था यहां पर होगी। क्यों, क्योंकि जिसका, देखो अभी मैंने वही बताई आपको, अभी SP स्टार बताया था क्या, ये कि जहां से दूरी, जहां पर आवेश का परिमाण ज्यादा, उससे दूरी भी ज्यादा, तो देखो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ तो Q2 का परिमाण ज्यादा है, तो Q2 से ज्यादा दूरी कहां आएगी, इस तरफ आएगी या इस तरफ आएगी, सर Q2 से ज्यादा दूरी तो उधर ही आएगी हमेशा। यार तुम यहाँ खड़े हो तो किसके पास खड़े हो, तुम यहाँ से अनंत तक कहीं पर भी खड़े हो जाओ तो हमेशा Q2 के पास रहोगे, Q1 से दूर रहोगे। लेकिन अगर तुम मान के चलो यहाँ पर खड़े हो गए तो हमेशा क्या होगा, Q1 के करीब रहोगे, Q2 से दूर रहोगे। हमें Q2 से दूर जाना है, क्यों, क्योंकि हमें Q1 और Q2 का प्यार बराबर करना है। हम हमारे जीवन में नीट निकालना चाहते हैं, हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर दोनों का प्यार हमें नेट जीरो बना दे। क्या कर दे, नेट जीरो बना दे। तो एक का प्यार, एक की नफरत नेट जीरो कर दे। तो वही वाली बात है, जिसका प्यार ज्यादा है या नफरत ज्यादा, तो उससे दूर चले जाओ, और जिसका कम है उसके करीब रहो, तो नेट मिलकर शून्य हो सकता है। चल, हम जीवन में उल्टा करते हैं कि जिससे ज्यादा प्यार उसके करीब चले जाते, तो बेटा कभी शून्य नहीं हो पाएगा, फिर वहीं उलझा रह जाएगा जिंदगी में। चल, तो अब यहाँ पर हमें Q2 से दूरी बढ़ानी है, तो अब हमने क्या मानेंगे, और यहाँ लिख दिया बाबा, यहाँ आ रहा है ना, ये दूरी क्या है, आ रही है इन दोनों के बराबर। अब मैंने बोल दिया ये दूरी x है, तो हमने क्या माना, Q1 से x दूरी पर Q आवेश साम्यावस्था में है। तो अगर ये यहां से साम्यावस्था में है बेटा, तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखो अब हमें इस पर परिमाणी बल शून्य करने होंगे सर। तो ये F1 बल बोल देते, ये F2 बल बोल देते हैं। अब F1 और F2 बल क्या होने चाहिए सर, F1 और F2 बल जीरो बनाने चाहिए। तो F1 बल क्या होगा, F1 बल होगा K Q1 किसके बीच में लग रहा है, K Q1 Q बटे में x का स्क्वायर। F2 बल क्या होगा, K, अच्छा सर माइनस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या समझा रहा हूं मैं तुझे,
कि हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमने दिशा देखी, सॉरी, अगर तुम माइनस लिखते हो मतलब तुम्हें दिशा का कोई चक्कर पता ही नहीं। अब दिशा का चक्कर नहीं पता तो फिर तुम उलझोगे, यहाँ माइनस लिखोगे फिर वहां बराबर करने जाओगे फिर आंसर नहीं आएगा। तो बेस्ट क्या बता रहा हूं, यहाँ परिमाण लिखना है। क्या बेटा देखो, ये अगर ऐसा स्पीड स्टार से तुम सॉल्व नहीं करोगे, किताबों में उलझोगे तो खो जाओगे। ये माइनस लिखेंगे, Q1 Q2 नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव लिखेंगे। हम नेगेटिव, हमको नहीं समझ में आता नेगेटिव पॉजिटिव आवेश, हमें बस इतना समझ में आता है कि नेगेटिव पॉजिटिव आवेश को देख तो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, पहली बात। दूसरी बात हमें ये समझ में आती है सर कि F1 प्लस F1 और F2 का परिमाण कैसे लिखते हैं कि Q1 Q2 बटे में R²। बस हमको सदिश वदिश रूप नहीं समझना, हम दिशा देख लेते हैं अलग से और हम यहाँ पर F1 F2 परिमाण लिख। अब क्या करना है, F1 F2 पर बराबर होने चाहिए तभी वो साम्य अवस्था में रहेगा, तो F1 F2 हम बराबर कर देते सर। तो करो बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि Q1 Q अपॉन में x का स्क्वायर बराबर होगा कि Q2 Q अपॉन में, और सर ये R प्लस एक्स तो आप तो हमें बातों में उलझा देते हो और जादू से R प्लस एक्स लिख देते हो। बेटे यहाँ से दूरी कितनी हो गई, यहाँ से दूरी कितनी हो गई, ये दूरी R है ना, इधर वाली जो दूरी है वो कितनी है, पहले सर इधर वाली दूरी R है, फिर आगे वाली दूरी x है, तो टोटल दूरी कितनी होगी R प्लस एक्स होगी। चलो तो अभी K से K फिर से कट गया, Q से Q फिर से कट गया, और यहाँ से आंसर कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा सर Q1 अपॉन में Q2 बराबर होगा x का स्क्वायर अपॉन में R प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम चाहे तो वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ, Q1 अपॉन में अंडर रूट Q2 बराबर होगा x अपॉन में R प्लस एक्स। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अंडर रूट Q1 इंटू R प्लस अंडर रूट Q2 इंटू एक्स बराबर होगा x अंडर रूट Q2। ठीक है, Q2 को उधर ले जाओ तो ये जाएगा R Q1 बराबर होगा x अंडर रूट Q2 माइनस x अंडर रूट Q1 को उधर ले जाना था, है ना, x वाले पद को उधर तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 आएगा ना, यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पे Q1 आएगा। तो यहाँ से x कॉमन दिख रहा है तो जगह R अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1। क्यों, क्योंकि x मैंने कॉमन ले लिया। किसको नहीं समझ में आता तो देख लो भैया, x कॉमन लेंगे तो अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 बचेगा, जिसको मैंने नीचे भेज दिया। चल तो ये x का मान आ गया। ओके सर, ये भी रट्टा लगा ले क्या, हाँ इसका भी रट्टा लगा सकते हैं। ये क्या है, ये कब होगा, ये होगा, ये दूरी जो है ध्यान रखना, इसमें क्या याद रखना है, x छोटे आवेश से दूरी है, x छोटे आवेश से दूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार से अब हमें अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो सर क्या कोई जिंदगी का बहुत ज्यादा मजा आ गया क्या मुझे, हाँ। ये फॉर्मूला रटने की भी आवश्यकता नहीं है ज्यादा, क्यों, क्योंकि हमारे पास है SP स्टार। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि सर Q1 वह आवेश है जिससे दूरी देखनी है, ठीक है। अच्छा, और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, Q1 छोटा वाला आवेश है। अच्छा, ओके सर, दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे, यहाँ पे R अंडर रूट Q1 अपॉन में Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आवेश थे तो Q1 प्लस Q2 होगा मेरे प्यारे। और यहाँ क्या है, यहाँ पर अंडर रूट Q2 माइनस Q1 होगा, क्यों, क्योंकि एक आवेश पॉजिटिव है एक आवेश नेगेटिव। बस कहानी खत्म, ठीक है, हो गया फॉर्मूला याद, बोलो R अंडर रूट Q1 अपॉन में Q2 माइनस Q1 कब करेंगे, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। Q2 प्लस Q1 कब करेंगे, जब दोनों पॉजिटिव। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अंडर रूट Q2 माइनस Q1 कर रहे हैं, Q1 माइनस Q2 करना है। बेटा बड़ा माइनस छोटा करना है तुझे ना, क्या करना है, बड़ा माइनस छोटा। Q2 आवेश बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा हमने करना। क्लियर है कहानी। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया सर इसमें। तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब हम कणों की साम्यावस्था पर ये सवाल भी हमने कर लिया है ना। अच्छा, ये एक दो और सवाल करते हैं, है ना, और भी कुछ एक दो सवाल करने हैं। उससे पहले मैं आपको एक और मजेदार सी बात बता दूं। मजेदार सी बात, कैसी मजेदार सी बात, अगर हमारे पास दो से ज्यादा आवेश हो जाए
तो साम्यावस्था के लिए क्या होगा, जैसे अगर मान के चलो हमारे पास यहाँ पर 4 आवेश रखे हुए, 4 आवेश रखे हुए Q Q Q Q, ठीक है। इसके केंद्र पर एक और स्मॉल q आवेश रख दिया, एक वर्ग है, ये क्या है, वर्ग, ए दूरी है। तो q पर, स्मॉल q पर एफ नेट कितना, एफ नेट कितना, स्मॉल q पर है ना। स्मॉल q कहां रखा हुआ है, केंद्र पर रखा हुआ है, केंद्र पर स्मॉल q कहां रखा हुआ है, केंद्र पर, ठीक है। तो केंद्र पर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है, तो इस पे अब हमें परिमाणी बल बताना है। तो बताओ भैया, केंद्र पर जो स्मॉल q आवेश रखा हुआ है उस पे परिमाणी बल क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है, बताओ 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 बताओ, सोचो 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 सोचो। केंद्र पर परिमाणी बल पर आवेश कितना, ये परिमाणी, सॉरी, आवेश पर परिमाणी बल कितना आएगा, सो कर लेते हैं ना, क्या सोचना है। ये इसे प्रतिकर्षित करेगा इस तरफ, अच्छा, ये इसे, ये वाला आवेश इसे प्रतिकर्षित करेगा इस तरफ। ओए 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 ओए, जिंदगी का मजा आता हुआ दिख रहा है मुझे, कैसे, देख, बीच में आवेश रखा हुआ, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, ये इसे इधर धक्का लगा रहा है, ये वाला इसे इधर धक्का लगा रहा है, और दोनों का धक्का बराबर है, क्यों, क्योंकि Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाली जो केंद्र पर है ना, ये वाली दूरी और इधर वाली दूरी बराबर होगी। अरे होगी या नहीं होगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, इसी प्रकार से ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी। तो सर यहाँ तो सारे एक दूसरे से कटापिटी हो गए, ये सब क्या हो गए, कटापिटी हो गए। तो एफ नेट क्या हो गया, शून्य हो गया, एफ नेट क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि तीनों, चारों बल एक दूसरे से कट गए, इधर वाले ने इधर वाले को काट दिया, इधर वाले ने इधर वाले को काट दिया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। ऐसे ही क्या हो सकता है, ऐसे कुछ भी, कोई भी हमारे पास है ना, ऐसा ऐसा फिगर हो, जैसे मान के चलो अगर मेरे पास एक हेक्सागोन, हेक्सागोन षष्ठभुज है मेरे पास, है ना, षष्ठभुज, एक समान षष्ठभुज है, इसके केंद्र पर मैंने अगर कोई आवेश रख दिया तो उस पर परिमाणी बल क्या होगा, सर यहाँ पर ये इसे इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये इसे प्रतिकर्षित, सारे हमने समान आवेश माने, क्यू 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 आवेश, सारे समान आवेश माने, तो केंद्र वाले बल क्या होगा, सर ये इसे इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये इसे इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये इसे इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इसे इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो एफ नेट क्या हो गया, केंद्र पर शून्य हो गया। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैंने एक त्रिभुज बनाया होता मेरे प्यारे, क्या बनाया होता, त्रिभुज बनाया होता मैंने, तो त्रिभुज के केंद्र पर अगर मैंने आवेश रखा तो इस पर एफ नेट शून्य होता क्या, हाँ सर, अब सोचना पड़ेगा। देखो, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, है ना। तो इन तीनों का परिमाणी भी शून्य है, इन तीनों का भी परिमाणी क्या है, शून्य है। देखो अब मैं तुम्हें सदिश में एक दो और, कुछ बच्चे भी रो रहे थे सदिश सदिश, बेटा अभी सदिश में धीरे धीरे चीजें और बिल्डअप होंगी हमारी, एकदम से नहीं आ जाएगा ना। गणित वाले लगे हुए 20-25 दिन तक केवल सदिश पढ़ने में, तो मैं 3 दिन में जादू की छड़ी थोड़ी ना घुमा दूंगा मैं, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होगी सदिश में। जैसे देखो अब ये एक और नई बात पता चली हमें कि अगर यहाँ पर तो नंगी आंखों से दिख रहा था कि ये चारों एक दूसरे को काट रहे, ये 6 के 6 एक दूसरे को काट रहे, क्या ये 3 एक दूसरे को काट रहे हैं, पता करते हैं। देखो कैसे पता करें, यहाँ पर ये एक बल इस तरफ है, एक बल इस तरफ, ठीक है। क्या ये दोनों बल समान है, बिल्कुल सर, ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से यहाँ तक की दूरी समान, ठीक है। अच्छा, क्या कोई इनके मध्य कोण बता सकता है मुझे, नहीं बता सकता, मैं बताता हूँ। इनके मध्य कोण 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर तीन बल है और तीनों बल समान है, तीनों बल समान है। तो यहाँ पर अगर मान के चलो टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है, बटे में 3 तो 120, क्योंकि 3 बल। तो ये वाला कोण, मतलब ये वाला पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण, ये तीनों कोण जो है, ये तीनों कोण जो है वह कोण क्या मिलकर बनाने वाले हैं सर, ये तीनों कोण जो है वह मिलकर 120 डिग्री बनाने। क्लियर है मामला, इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा सर, अब ये तो हमें समझ में आ गया, जूम भी हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो अगर दो सदिश एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये एफ सदिश है, एफ सदिश है, तो इनका परिमाणी कहां होगा, तो इनका परिमाणी इसके बीच में जाएगा और कितना होगा,
ये होगा सर एफ होगा। कितना होगा एफ, मतलब अब मैं इन दोनों सदिश को हटा दूं और केवल एक ही सदिश मान लू ऊपर की दिशा में एफ, है ना। ओके सर, परिमाणी मतलब क्या होता है, वो दोनों हटा दूं और उसके बाद तीसरा एक सदिश मान। अच्छा, अब ये इन दोनों की जगह तो ये वाला सदिश आ गया। अब एक और, मेरे पास 3 सदिश थे, है ना, ये इन दोनों का परिमाणी आया। ये तीसरा सदिश कहां था सर, तीसरा सदिश तो सीधे नीचे था। कितना था वो भी एफ था। तो अब इन दोनों का परिमाणी है, वो बीच में एफ आ चुका है, और ये वाला एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब देखिए 2 सदिश ऐसे, इनका परिमाणी ऊपर आएगा, इनका परिमाणी ऊपर आएगा, और उसके जस्ट नीचे एक और सदिश है। तो इन तीनों का और नेट 0 होगा। मतलब एक और मजेदार सी बात पता चली, 3 समान सदिश 120 डिग्री के कोण पर परिमाणी 0 बनाते हैं, परिमाणी 0 बनाते हैं। इनका परिमाणी क्या होता है, 0 होता है। सर ये कोई बढ़िया बात है। हाँ देख, हमारे घर में जो पंखा लगा हुआ है ना, वो पंखे तक को ये फिजिक्स आती है, ठीक है। पंखे की तीनों पंखुड़ियां, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो, दिखा पंखा, तीनों की पंखे की तीनों पंखुड़ियां जो है वो 120 डिग्री पर एक दूसरे से, क्यों, ताकि उनका नेट बल जो है वो 0 आ जाए, ताकि पंखा जो है वो साम्य अवस्था में रहे। पहना पंखे के जो बीच में मोटर रखी हुई है वो साम्य अवस्था में रहे, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इस तरफ। तो जब पंखा घूमेगा तो वो तीनों ब्लेड उस बीच वाली मोटर पर बल लगाएगी, और वो तीनों को 120 डिग्री पे रखा जाता है, ताकि कितना भी तेज तुम पंखा घुमा दो, परिमाणी बल केंद्र पर हमेशा 0 रहे। हाँ, ये है फिजिक्स का चमत्कार, ये है तुम्हारे आम जिंदगी की फिजिक्स। तो यहां पर भी एफ नेट क्या हो गया सर, अगर ये आवेश क्यू है, ये आवेश क्यू है, ये आवेश क्यू है, तो ये बीच वाले आवेश पर भी केंद्र पर बल क्या होगा, 0 होगा। मतलब हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास, ध्यान सुनना, एसपी स्टार आ रहा है आपकी तरफ, अगर हमारे पास, है ना, इन तीनों सवालों से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास एक समान किसी भी प्रकार की आकृति है ना, या एक समान हमारे पास बहुभुज हो जाए, बहुभुज है, मतलब त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, अष्टभुज, षष्टभुज, घन, कुछ भी बोल दिया जाए, है ना। तो एक समान आकृति के कोनों पर समान आवेश हो तो केंद्र पर रखे आवेश पर एफ नेट 0 होता है। केंद्र पर रखे आवेश पर एफ नेट क्या होगा, 0 होगा ना। मैं थोड़ा सा नीचे झुक जाता हूं, लिख लो, ठीक है। चलो भाई, तो केंद्र पर रखे आवेश पर एफ नेट क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। ये जोरदार जबरदस्ती बात। चलो अब एक और सवाल करते हैं, अगले प्रकार का सवाल करते हैं ना यार। हाँ, आज की क्लास में भर भर के सवाल ही करने वाले हैं, चिंता मत करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ये वाला, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने ये वाला देखा था। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, बड़े बड़े सवाल है तो भी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान रखना ना, क्यों ये मत समझना अरे 5 आवेश रखे हुए, 6 आवेश, 7 आवेश, के क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ मेरे भाई, है ना। वरना कुछ है हमारे बीच में तेजस्वी बच्चे, थोड़े दिन बाद कॉपी खोलेंगे, बोलेंगे सर 3 आवेश इधर रखे हुए, 7 आवेश इधर रखे, ये तो बल ही नहीं लगा रहे। अरे वो 7 आवेश नहीं रखे, वो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्यू आवेश के 2 भागों Q1 Q2 में विभाजित करें, उन्हें R दूरी पर रखा जाता है। दोनों भागों के बीच में सर्वाधिक प्रतिकर्षण कब होगा। देखो, ये आप चाहो तो इसका मैं डेरिवेशन कर दूं या सीधे आंसर बता दूं। ये ध्यान रखना बेटा कि अगर हमारे पास कैपिटल Q
अगर कोई भी एक बड़ा आवेश है, बड़ा द्रव्यमान है, अब हमें बोला कि इसको तोड़ दो, दो भागों में तोड़ दो। क्या बोला? दो भागों में तोड़ दो। तो दो भागों में तोड़ा। अब इन दोनों को आर दूरी पर रखा गया। कितनी दूरी पर रखा गया? आर दूरी पर। तो ये भाग जो होगा वो Q1 हो जाएगा, ये भाग Q2 हो जाएगा, और ये कैपिटल Q था जिससे हमने Q1 प्लस Q2 बनाया। तो हमें ये पूछते हैं कि Q1 Q2 किस भाग में या किस अनुपात में भाग दिया तोड़ा जाए, या Q1 Q2 का मान क्या होना चाहिए ताकि इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल अधिकतम आ जाए। प्रतिकर्षण का बल क्या आ जाए? अधिकतम आ जाए। Q1 Q2 क्या होना चाहिए? याद रखना यह Q1 बराबर Q2 होने चाहिए। Q1 बराबर Q2 होने चाहिए, या हम लिख सकते हैं कैपिटल Q जो होगा वह Q1 बटा Q2 Q1 बटा 2 या Q2 बटा 2 होना चाहिए। सॉरी, Q1 जो होना चाहिए वो कैपिटल Q बटा 2 होना चाहिए। आधा आवेश होना चाहिए। Q1 Q2 आपस में बराबर होने चाहिए, तभी बात बनेगी। कैसे कर सकते हैं? देखो एक बार मैं हिंट भी दे देता हूँ। Q1 तो है, Q1 को हम Q1 ही रहने देते हैं। तो Q1 एक आवेश है, ये Q1 आवेश है, ये वाला आवेश जो है कैपिटल Q माइनस Q1 मान लो। ठीक है, अब इनमें बल का समीकरण लिखो। तो बल क्या सूत्र लिखो? कि Q1 Q माइनस Q1 अपॉन में आर का स्क्वायर, है ना। अच्छा, अभी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं स्मॉल क्यू बोल देता हूँ ऐसे, है ना, क्योंकि ये Q1 हो गया है, ये Q2 हो गया, क्योंकि अभी हमें इसे अवकलन करना पड़ेगा। तो जब Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा? यह बल आया है, अब बल को अधिकतम करना। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट लगेगा जो मूलभूत गणित में पढ़ाया गया था, अधिकतम न्यूनतम मान का। अधिकतम न्यूनतम मान मतलब Q का अधिकतम मान कितना संभव है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? DF बटे में DQ बराबर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अवकलन करके 0 कर दो। तो बस अब इसी को सॉल्व करके एक बार निकालने की कोशिश करो। एक बार सभी को करना है, नहीं बनता है तो अलग से हम देख लेंगे। बाकी ये इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं, ये आंसर पता होना चाहिए। देखो, और चलो यार भाई मैं कर ही देता हूँ। K बटे में आर स्क्वायर को रख दो, ऐसा कैसा? ये हो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q का स्क्वायर बराबर हो गया है ना। ये F का मान आ गया है, इसका अवकलन करना है, स्मॉल Q के सापेक्ष इसको कर देना है 0। इसका अवकलन कर लेते। इसका अवकलन क्या हो जाएगा सर, है ना। तो देखो यार, K बटे में आर स्क्वायर तो नहीं है, तो उसको बाहर फेंक दो। तो K बटे में आर स्क्वायर को बाहर फेंक दिया सर। सर अब अवकलन करना है, डी क्यू का अवकलन करना है, मतलब Q का अवकलन करना है, हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q माइनस स्मॉल Q का स्क्वायर बराबर होगा 0 के। तो K बटे में आर स्क्वायर को तो ऐसा कैसा रहने दो। अब कैपिटल Q तो नहीं है, तो उसका अवकलन क्या ही होगा? स्मॉल Q, क्योंकि देखो स्मॉल Q कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम स्मॉल Q के सापेक्ष कर रहे हैं ना, स्मॉल Q का मान निकालना है। इंटू 1 माइनस 2Q बराबर हो गया 0 के। तो इस पूरे को 0 कर देंगे, तो जगह Q माइनस 2Q बराबर हो गया 0 के। या अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं Q बराबर हो गया 2Q के, या Q बटा 2 जो हो जाएगा वो Q के बराबर आ गया। तो ये फाइनली आंसर आ गया हमारे पास, मतलब Q1 जो है वो स्मॉल Q और कैपिटल Q बटा 2 होना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हमसे बननी चाहिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना यार। ये हमने बहुत सारे कुछ साम्यवस्था वगैरह पे क्वेश्चंस कर लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है जो आने वाले समय में हम होमवर्क वगैरह में भी लेंगे। ठीक है, मतलब होमवर्क वगैरह में मैं आपको दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने। अब हम अगले प्रकार के सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। अब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास अब साम्यवस्था पे सवाल ना आते हुए परिमाणी बल पर सवाल आते हैं। क्या आते हैं? परिमाणी बल। परिमाणी बल। तो परिमाणी बल पर किस प्रकार के सवाल आते हैं? एक तो बेसिक प्रकार का सवाल था जो मैंने आपको अभी करवाया, जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे पास सारे बल होंगे, मतलब बहुत सारे आवेश होंगे, तो उसमें बीच में जो आवेश रखा हुआ है उस पर परिमाणी बल बताइए। तो उसमें परिमाणी बल बताना अभी हमने सीख लिया था। ठीक है, अच्छा अब उसके अलावा और क्या संभव है हमारे पास परिमाणी बल पर? जैसे अब क्या बोलेंगे, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे आवेश रखे हुए। कैसे? हमारे पास रखा हुआ है एक आवेश रखा हुआ है प्लस Q, एक रखा हुआ है 2Q, एक रखा हुआ है Q, और इधर भी रखा है Q। अब केंद्र पर ये वर्ग है ना यार, ये वर्ग है, और ये वाली जो दूरी है वो R दी हुई है। अभी मैं सवाल आसान बनाना चाहता हूं आपके लिए, ये दूरी R दी हुई है। ठीक है,
आर का मान क्या होगा वो भी हम निकाल सकते हैं, है ना। एक बार मैं आर का मान पहले आपको निकाल के बता देता हूँ, फिर हम सवाल की तरफ जाएंगे, क्योंकि आर का मान ये पता होना चाहिए। अरे बहुत बार लगेगा, ये जो मैं बोलता हूँ ना बहुत बार लगेगा, उसके लिए चाहो तो एक अलग से छोटी कॉपी बना लो, है ना। कॉपी का नाम लिख दो बहुत बार काम आने वाली कॉपी, है ना। अनंत बार काम आने वाली कॉपी, आदि अनादि काल तक काम आने वाली कॉपी, जिसमें सूत्र नहीं है, जिसमें काम की बातें है, छोटी मगर बड़ों की बातें। शक्तिमान देखा कभी तुम लोगों ने? तो यहाँ पे आर जो होता है वो क्या होता है ना। तो ये आर कैसे लिखेंगे, देखो अगर मेरे पास यहाँ पर एक वर्ग है, तो इस वर्ग में अगर इसकी सारी भुजाएं ए है, वर्ग की भुजाएं कितनी है ए, तो ये क्या होगा, इसका विकीर्ण होगा। और ये विकीर्ण कितना होगा, ये विकीर्ण होता है a√2। मैं तुम्हें 1000 बार बता दिया, ये ए होगा ये होगा, तो परिमाणी कितना आता है, a√2 आता है ना। मतलब कि क्या लिखेंगे, √a² प्लस a², ये कर्ण का वर्ग होगा, है ना, या हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, यही विकीर्ण होगा इसके लिए। तो ये हो जाएगा 2a² पर वर्ग, तो a तो बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा। तो ये हम हमेशा के लिए लिख सकते हैं, ये h का मान आ जाएगा, h² नहीं h का मान। अब हमें r देखना है, तो r जो होगा बेटा वह h/2 होगा, क्योंकि आधा है। तो ये क्या है, a√2 बटे में 2, तो ये √2 है, नीचे 2 है, तो ये कटेगा और नीचे √2 बचा देगा, मतलब √2 इंटू 2 2 होता है। तो ये a/√2 जो होगा वो r का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, r का मान आ जाएगा। क्लियर है कहानी? बहुत बढ़िया, खूबसूरत सी बात, a/√2 हमारे पास आंसर है। चलो अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में बोला गया है कि केंद्र पर कैपिटल Q आवेश पर एफ नेट क्या होगा, ठीक है, यह हमें पता करना है। केंद्र पर कैपिटल Q आवेश पर एफ नेट क्या होगा। तो देखो ये कैसे कर सकते हैं, हम यहां पर इसमें अब एक SP स्टार सीखें, ठीक है, जिससे हमारे सवाल बनेंगे बहुत आसान। क्या है SP स्टार? यहां पर हम क्या करने वाले बेटा, कि अगर हमारे पास जब भी ऐसा निकाय हो जिसमें इधर Q Q Q Q हो, इधर 2Q हो, तो अब हमें पता है कि सर यदि ऐसा होता, ध्यान समझना, एक लाइन में आंसर आता है इससे, यदि ऐसा होता कि सारे Q Q Q Q होते, सारे Q ये Q ये Q ये Q होते, तो यहां पर एफ नेट क्या होता, एफ नेट 0 होता, ठीक है। लेकिन एक ने धोखा दिया है। किसने धोखा दिया है सर? एक Q की जगह 2Q हो गया है, एक Q की जगह क्या हो गया है, 2Q हो गया है। तो उसका धोखा तुम सेट कर दो, कैसे? तुम उसको देखो, आवेश को तोड़ सकते, जोड़ सकते। आवेश अगर मेरे पास Q है, 2Q है, तो उसमें Q+Q लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको योग किया, ध्यान समझना क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये था। इसके तो केंद्र पर Q 0 हो गया। अब मैंने एक और वर्ग बनाया, अब इसमें यहां पर तो सर सारे आवेश क्या है, ये यहां पर कोई भी आवेश, अगर मैं एक और वर्ग बना रहा हूं, मतलब सर यहां पर कोई आवेश नहीं है, यहां पे Q आवेश रखा हुआ। अब ये कैपिटल Q केंद्र पर, अगर मैं इन दोनों को उठाकर जोड़ दूं, बाहर बाहर कोने कोने वाले आवेश जोड़ दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मिलकर यही बना देंगे? फिर से 100% सर यही बना देंगे। क्यों? क्योंकि सर यहां पर आपके कहने का मतलब ये हो गया है कि ये सारे Q Q Q Q आवेश हैं, ये सारे आवेश Q Q Q Q है, इसके केंद्र पर नेट कैपिटल Q है, इसके यहाँ पर केवल एक Q आवेश है, इसके केंद्र पर कैपिटल Q है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये सब कुछ मिलकर ये बना देंगे। और मुझे पता है इसको सॉल्व करना, मैं पहली बार बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आराम से समझ रहे हैं, है ना। मुझे पता है इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसका नेट तो 0 हो गया। अब इसका क्या आएगा, इसका भी निकालना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे कैपिटल Q आवेश है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, और यहां पर एफ आ जाएगा के Q बटे में R का वर्ग। बस आंसर है, कहानी खत्म। पैसा हजम, कहां लगे हो चक्कर में, कोई नहीं हमारी टक्कर में, क्योंकि वो सारे तो 0 हो गए। तो अभी तो ओरली कर सकते हो ना कि सर यहाँ पे Q और 2Q है, तो सर ये जो 2Q है ना, ये इस तरफ, यहाँ पे जो इधर वाले 3Q है, ये 4 तो 0 बना देंगे, उसमें से एक बचेगा, तो वही इस पे बल लगाएगा पर। बस कहानी खत्म। तो आंसर कितना हो गया सर? हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं F बराबर Q बटे में स्मॉल r क्या है, a/√2 का वर्ग।
या a बटा रूट 2 का वर्ग, या हम लिख सकते हैं 2k3q बटे में a का स्क्वायर। ये f नेट आ गया। ठीक है, तरीका समझ में आया तुम्हें? ट्रिक समझ में आई? आयो मजो? चलो एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा का ऐसा, एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा का ऐसा। मान के चलो हमारे पास यहां पर एक हेक्सागोन, हेक्सागोन है मतलब षष्टभुज। यह अगर एक समान है, देखो हेक्सागोन में एक दो और इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं, है ना? क्या ये यार, ये गणित है इसमें क्या, कि अगर हेक्सागोन होता बेटा तो इसमें अगर ये ए भुजा है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये है ए है, तो इसके केंद्र पर भी ये जो भुजाएं हुई ये सारी समान है। मतलब ये केंद्र पर अगर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है, या केंद्र पर जो बिंदु है, केंद्र से जो सारी दूरियां होंगी वो भी ए होगी। ये दो बार बनाओ यार, चलो दो बार बनाओ ये सभी अपनी कॉपी में। ये सारे कोण 60 डिग्री होते हैं। ये स्टार करके ऊपर बना लो ये हेक्सागोन। और अगर सारे कोण 60, ये भी 60, ये भी, जितने कोण दिख रहे तुम्हें सारे, ये सारे कोण 60 डिग्री के, और सारी भुजाएं, जितनी भुजाएं तुम्हें दिख रही है वो भुजाएं और केंद्र से जो सारी दूरी है वो सब ए, है ना? हेक्सागोन की एक खासियत होती है, बेंजीन पढ़ते हो ना, उसकी एक खासियत है क्या, कि अगर सारी दूरियां बराबर है तो उसके केंद्र से भी सारी दूरियां बराबर होगी, सारे कोण भी बराबर होंगे। आया मजा? चलो तो क्वेश्चन कैसा बनता है? क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि यहां पर हमारे पास, फिर से बना देते हैं हम आपके लिए, यह हेक्सागोन है। इस हेक्सागोन में हमारे पास, अब मैं पेन नहीं उठाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक माइनस क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है। केंद्र पर कैपिटल क्यू पर बल, केंद्र पर कैपिटल क्यू पर बल, ठीक है? तो कह सकते हैं, सोचो सर यदि सारे प्लस 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 क्यू होते तो परिमाणी शून्य होता, बोल हाँ या ना? हाँ सर, अगर सारे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू होते तो परिमाणी शून्य होता। बहुत बढ़िया बात। तो अभी कितने हैं सर? अभी कैसे हैं सर? सारे क्यू 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 है, एक माइनस क्यू आवेश है, एक आवेश कितना है? माइनस क्यू आवेश है। तो अब क्या करेंगे सर? देखो इसको मैं कैसा बना सकता हूं, इसको मैं ऐसा बना सकता हूं। सारे तो पहले 6 के 6 तो शून्य कर देंगे, तो अब मैं इसको क्या लिखूं, इसको क्या लिखूं? तो इसको लिख सकता हूं मैं q माइनस 2q। क्यों? क्योंकि मेरे को उसको q तो बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि वहां पर सारे, देख अगर मेरे को यहाँ पर सबका परिमाणी शून्य करना है, तो अगर ये q वाला इन सबके साथ मिल गया तो परिमाणी शून्य बना देगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर सर ये 6 बनाऊं पहले तो, है ना? ये 6 बनाऊं, ये 6 में क्या कर दूं सर? यहाँ पर 6 के 6 सारे के सारे क्या हो जाए सर? ये सारे के सारे क्यू 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 बना दिए जाए। अभी सारे अगर क्यू 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 हो चुके हैं, इसका योग किया जाए। अगर मैं फिर से हेक्सागोन बनाऊं और इस हेक्सागोन में क्या कर दूं मैं? इस हेक्सागोन में मैं यहाँ पे बस एकलौता जो आवेश है उसे -2q रख दूं। -2q को क्यों कर रहा हूं? ताकि इनका जब योग करे तो -q बन जाए। तो q प्लस -2q, q प्लस -2q करेंगे बेटा, तो कितना आएगा? q -2q या -q बचेगा। अब बस यही आंसर है। तो आंसर कितना आ गया सर? सर आंसर जो आ जाएगा वो हम लिख सकते हैं एक लाइन में, क्या? एफ नेट जो होगा वो होगा सर, अच्छा ये दूरी भी कितनी है? ए। सारी भुजाएं कितनी है? ए। तो परिमाणी बल इस तरफ आएगा, सॉरी ये ऐसे आकर्षित करेगा माइनस को, ये इस तरफ आएगा और ये हो जाएगा कि 2q इंटू क्यू बटे में ए का वर्ग। ये हमारा आंसर। और आकर्षण का बल, आकर्षण, या ऐसा बोल सकते हैं, हमको एबीसीडी बोल देंगे तो बोलेंगे किसकी तरफ है, या -q की तरफ बल होगा कि और बल होगा। क्लियर है कहानी? तो ऐसे छोटे छोटे से सवाल हमसे बढ़िया रूप से चमकने चाहिए और बनने भी चाहिए। चलो एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं आज की क्लास के लिए, फिर एक दो और सवाल बचेंगे अगली क्लास में, और विद्युत क्षेत्र पढ़ना फिर हम शुरू करेंगे। क्या हो सकता है कि हमारे पास यहां पर 3 आवेश रखे। अब देखो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है।
अब हमें अगले प्रकार का सवाल बोलते हैं, जिसमें क्या बोलेंगे, हमारे पास 3 आवेश रखे हुए, हमारे पास एक समान त्रिभुज, एक समान त्रिभुज के कोनों पर 3 आवेश रखे हुए, ठीक है। ये आवेश भी कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू। अब हमें ये बोलेगा कि किसी भी एक आवेश पे परिमाणी बल, क्या बोलेंगे, किसी भी एक आवेश पर क्यू एफ नेट, ठीक। अब देखो, ऐसे हमें किसी भी प्रकार की आकृति आ सकती है, जैसे हमें बोलेगा कि एक सर हमारे पास इस प्रकार का त्रिभुज है, तो क्या करना है, एफ नेट निकालना है। या हम बोलेगा कि यहाँ पर एक आवेश है, इस पे एफ नेट निकालो, तो तुम्हें इसमें अब कोई आगे बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें परिमाणी बल निकालते आना चाहिए, मतलब सदिश योग करते आना चाहिए। कैसे सदिश योग, जैसे अगर मान के चलो ये है, तो ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, सारे अगर पॉजिटिव मान रहे, ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, एफ नेट तुम्हें निकालना आना चाहिए। अंडर रूट, ये अगर 90 डिग्री का कोण होता है तो हमें पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेट होता है। या हम चाहे तो अंडर रूट, ये होमवर्क में रहेगा ऐसा सवाल, इसलिए हिंट दे रहा हूं मैं, अंडर रूट F1 प्लस अंडर रूट F2 रहेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, परिमाणी बल F नेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी करना है अब हमें। यहां पर क्या होगा सर, ये भुजा अगर ए बोल दिए मैंने, तो अगर मैं किसी एक पर देख लू तो इस पर क्या हो रहा है सर, देखो इस पर देख लेते, ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये एक F1 बल इधर लग रहा है, F2 बल इधर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर मैं F1 F2 का मान लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, परिमाणी बल निकालना है मुझे बस, तो F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा सर K Q Q बटे में ए का स्क्वायर, या K Q स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर। F2 जो होगा वो भी क्या होगा, Q Q बटे में ए का स्क्वायर, या K Q स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर। मतलब दोनों बल बराबर है। अब ये वाले में बराबर हो या ना हो मुझे नहीं पता, वो तो सवाल वाला बताएगा। दूरी अगर बराबर दे दी, मान के चलो ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, तो ऑब्वियस सी बातें बल बराबर हो जाएंगे। नहीं होगा तो हमें अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर करना। अच्छा सर, अगर यहां पर ये वाला सवाल करके बता दो अभी, तो देखो भैया ये वाला सवाल खत्म हो गया क्या, F1 F2 दोनों बराबर हो गए। यहां कोण कितना है सर, ये अगर एक समान त्रिभुज 60 डिग्री होता है, ये वाला कोण भी 60 डिग्री हो गया, तो एफ नेट की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। होमवर्क पता करो, ये एसपी सर ने क्या दिमाग लगाया कि इनके पास सीधे आंसर आ गया। क्या ये हमें पढ़ाने से पहले दिन भर बैठ के आंसर्स रटते हैं? क्या ये रटते हैं उसके बाद में हमें तुरंत बता देते हैं कि देखो ये आंसर आ गया, ताकि ये जादू दिखा पाए? या इनके पास कुछ ऐसा नॉलेज है, क्या कुछ चमत्कारी बात है जिससे ये सीधे सीधे आंसर बता देते हैं? धन्यवाद। अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये रूट 3 जो है ये मुझे ऑलरेडी पता था। कैसे कि अगर कोण 60 डिग्री, इसलिए मैंने बोला पुराना रिवाइज कर लेना, 60 डिग्री कोण होता है तो रूट 3 गुणा होता है बल। ये अगर 90 डिग्री का कोण होता तो यहाँ पर तो रूट तो एफ आंसर आ जाता है ना, और एफ का मान क्या है, के क्यू क्यू के, ये हो जाता के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, ठीक है। ये 90 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए, 120 डिग्री के लिए, सबके लिए सिखाया है मैंने बेटा। बस अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट करो, अगली क्लास में फिर हम बताएंगे। लेकिन ये आना चाहिए, आप सभी से विनम्र अनुरोध है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे वास्तव में नीट का एग्जाम निकालने आए। चलो भाई, जाने से पहले 2 आसान से सवाल क्विज के रूप में जल्दी से इनका जवाब दो, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। इसका पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। अलग प्रकार का सवाल है थोड़ा सा, ताकि सवाल की वैरायटी सबको मिले बढ़िया तरीके से।
चलो अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल ही नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, ये बताने की कोशिश करो। ये आसान सवाल है। आंसर जान लेते हैं दोनों क्वेश्चंस के। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल बोल रहा है हमारे पास दो समरूप आवेशित गोले ए और बी है ना, जो एक दूसरे पर निश्चित दूरी पर से विस्थापित है। इनके बीच परिमाणी बल F है। अच्छा, का प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आकार के एक तीसरे अनावेशित गोले C को गोले B के संपर्क में रखकर विलगित किया जाता है तथा A एवं B के मध्य बिंदु पर रख देते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये समझो। पहले यहाँ पे एक A है, एक B है, इसमें Q आवेश है, इसमें Q आवेश है। इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, इन दोनों के मध्य दूरी R है, तो बल लग रहा है F। F का मान क्या होगा? KQQ बटे में R का। ठीक, मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, डोंट वरी, ऐसे तो सीखेंगे। अब इसके बाद में एक और तीसरा हम गोला लेकर आए जो समान आकार का है ना, और B से जाके टच किया। मतलब देख ऐसा है, ये B था, B को जाके टच किया C, और फिर B और C को अलग अलग कर दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर इस पे आवेश Q बटा 2 आ जाएगा, इस पे आवेश Q बटा 2 आ जाएगा? हमने सीखा था पिछली क्लास में कि टच करके अलग कर देंगे तो आवेश आधा आधा आ जाएगा। और अब इसे क्या कर दिया है, इसे यहां पर A और B के बीच में रख दिया है। तो यहां पर एक Q आवेश है, यहां पर Q बटा 2 आवेश है, C आवेश है, और यहां पर भी Q बटा 2 आवेश है। ये दूरी R बटा 2 हो चुकी है, और ये वाली दूरी भी R बटा 2 हो चुकी है। ठीक है, और यह A आवेश है, यह B आवेश है, और ये C आवेश है। तो C पर परिमाणी बल क्या होगा? सर देखो, ये कैपिटल Q मतलब कैपिटल Q एक दूसरे को, मतलब ये C पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे सर? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो नेट बल क्या हो जाएगा? तो ये FA लिख देता हूं, ये FB लिख देता हूं। A का बल, B का बल, दोनों को माइनस करना है। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। FA कितना हो जाएगा? FA हो जाएगा सर K कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q, सॉरी कैपिटल Q बटा 2 बटे में R बटा 2 का वर्ग। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूं? K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, ये होगा 4, ये होगा 2, तो ऊपर 2 बचेगा, 4 पलटी खा के ऊपर चले गया। इसी प्रकार से यहाँ पे FB क्या लिख सकता हूं मैं? सर ये लिख सकता हूं K Q बटे में 2, Q बटे में 2 बटे में R बटे में 2 का वर्ग। तो ये क्या हो गया सर? ये हो जाएगा KQ बटे में R स्क्वायर ही होगा सर। ये क्या होगा? KQ बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? कि ये 2 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये कट जाएंगे सारे। तो F नेट क्या आ गया? F नेट C पर क्या आ गया? F नेट C पर ये हो जाएगा सर FA माइनस FB। क्या हो जाएगा? FA माइनस FB, क्योंकि दोनों को माइनस करना है। तो FA माइनस FB क्या हो जाएगा सर? FA कितना है? 2KQ स्क्वायर अपॉन में, देखो इन दोनों को माइनस करो यार, तो ये 2KQ अपॉन में R स्क्वायर, ये KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो माइनस करने पर सर KQ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर ही बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक 2KQ अपॉन में R स्क्वायर है, एक KQ अपॉन में R स्क्वायर है, दोनों को माइनस करेंगे तो KQ अपॉन में R स्क्वायर बचेगा। तो ये क्या है? ये तो हमारा पुराना वाला F है। ये क्या है? ये तो हमारा पुराना वाला F है। तो यही हमारा आंसर भी आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया सर? हमारा आंसर A। क्लियर? कैसे किया? बढ़िया सवाल था। पहले टच करवाया, फिर नए नए आवेश आए, फिर से रखा और परिमाणी बल देखा, जो सब हमने आज देखना सीखा। चलो आखिरी सवाल कर लेते। ये तो आसान सवाल था। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है ना, इनके मध्य बल F है। यदि दोनों आवेशों के मान आधे कर दिए जाए, मतलब कि F
Q बटा दो कर दिया जाए, अच्छा कर दिए जाए, एवं इनके मध्य दूरी दुगनी कर दी जाए, मतलब 2r कर दी जाए दुगनी, तो बल क्या हो जाएगा? तो ये तो आसान हो गया, के क्यू स्क्वायर बटे में 4 और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, तो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे में 16r स्क्वायर। ठीक है, ये नया वाला बल F डैश बोल दो। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर हमारा पुराना वाला बल था, क्योंकि दो आवेश थे, तो हम क्या लिख सकते हैं? F बटा 16। मुझे उम्मीद है सभी का सही हुआ होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी डाला था। चलिए बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। हमने महत्वपूर्ण उदाहरण भी करे, अध्यारोपण का सिद्धांत भी करा, कूलम का नियम भी देख लिया, आवेशित कणों की साम्यावस्था भी देख। होमवर्क हर बार की तरह आपके पास ऐप में रहेगा। कल की क्लास में कूलम के नियम पे एक दो और क्वेश्चन, मेरी दिली इच्छा है वो करवाना चाहता हूं मैं, और फिर उसके बाद में विद्युत क्षेत्र पढ़ाना शुरू। तो जितना पढ़ाई पर रिवाइज करेंगे, आज भर भर के सवाल हुए हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बड़े से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।